हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पैरामेट्रिक शिफ्ट के बारे में बताया था, और अब जो है आज मैं एक इसका नेक्स्ट जो इस अभ्यास माला में आता है चैप्टर के अंतर्गत, उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है जो एग्जाम में आपके आ जाता है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, और मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा, प्रश्न किस तरह से आता है एग्जाम में। मैं प्रश्न नंबर कभी नहीं डालता हूं, ध्यान दें, अपनी सुविधा अनुसार डाल लेंगे। जब स्वायत्त निवेश जब स्वायत्त निवेश और उपभोग व्यय यानी कि ए बराबर 50 करोड़ रुपए हो, और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस 0.2 तथा आय, जिसे y से प्रदर्शित करते हैं, का स्तर आय का स्तर 4000 करोड़ रुपए हो तो प्रत्याशित समस्त मांग ज्ञात कीजिए। प्रत्याशित समस्त मांग ज्ञात करो। यह भी बताइए या यह भी बताएं कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है या नहीं। संतुलन में है या नहीं, कारण भी बताइए, कारण भी बताओ। चलिएगा, सबसे पहले हम सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, जब भी कोई भी क्वेश्चन करें, इससे पहले हम आपको सांख्यिकी में भी कक्षा 11 में बताते थे, जब भी कोई प्रश्न करें तो उसको पहले ध्यान से सही से पढ़ लें, समझ लें। चलिएगा, ध्यान देंगे, क्या है प्रश्न। जब स्वायत्त निवेश और उपभोग व्यय यानी कि ए बराबर 50, स्वायत्त निवेश इसको आई से प्रदर्शित करेंगे, उपभोग व्यय को सी से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि यहां पर आई प्लस सी, यहां पर क्या दे रखा है उसने, आई स्वायत्त निवेश प्लस उपभोग पर क्या गया व्यय, दोनों को आई प्लस सी को हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, 50 करोड़ रुपए दे रखा है।
कितना दे रखा है? 50 करोड़ रुपए दे रखा है। ठीक, अब हम यहां पर देखेंगे, उसने कहा सीमांत बचत प्रवृत्ति, यानी कि एमपीएस भी दे रखा है। एमपीएस कितना दे रखा? 0.2 दे रखा है। एमपीएस कितना दे रखा है? 0.2 दे रखा है। ठीक, तथा आय का स्तर यानी कि वाई, आय बराबर कितनी देखिए? 4000 करोड़ रुपए। आय का स्तर क्या दिया गया है? यानी कि ये क्या है? आय स्तर। आय का जो लेवल है वो वाई बराबर क्या दिया गया है? 4000 करोड़ रुपए दिया गया है। वो कहता है प्रत्याशी समस्त मांग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको प्रत्याशी समस्त मांग का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आइए हम यहां पर प्रत्याशित समस्त मांग का पहले फार्मूला बता देते हैं। प्रत्याशित समस्त मांग बराबर, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एडी से प्रदर्शित करते हैं। एडी बराबर सी प्लस आई प्लस सी वाई। ये सी क्या है? एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। ये क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और ये सी प्लस आई क्या है? ये सी क्या है? उपभोग व्यय। आई क्या है? स्वायत्त निवेश। ये दोनों जोड़ करके दिए गए हैं, जिसको ए से प्रदर्शित कर दिया गया है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बराबर ए प्लस सी वाई भी लिख सकते हैं। ए प्लस सी वाई भी लिख सकते हैं, यानी कि ए बराबर सी प्लस आई। ए बराबर क्या है? सी प्लस आई। तो देखिएगा, ध्यान दें, तो चूंकि हमें क्या चाहिए? ये सी क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति चाहिए, और हमारे पास दिया क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति दी है। इसका मतलब हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति याद करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस, इन दोनों का जोड़ क्या होता है? एक होता है। इससे पहले हमने समझाया है। यहां एमपीएस दे रखा है, एमपीएस कितना दिया है? 0.2 प्लस एमपीसी बराबर 1। तो एमपीसी इक्वल टू 1, ये प्लस का है 2, इधर जाएगा बराबर से दूसरी तरफ, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो एमपीसी इक्वल टू कितना? 1 में से 0.2 घटाएंगे, 1 में से 0 बढ़ाइए, 0.2 घटा दीजिएगा, तो ये 10 में से 2 गए, 8 बचे, 0.8। यानी कि हमारी एमपीसी क्या आ गई? 0.8, जो कि हमें यहां चाहिए थी। वाई का स्तर, आय स्तर हमें 4000 दे रखा है, वाई का मान यहाँ 4000 हम रखेंगे, ए का मान भी हमें 50 करोड़ दे रखा है। तब हम जो है अपनी प्रत्याशी समस्त मांग ज्ञात कर लेंगे, जिसे हम एडी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम मान रख लेते हैं। ए का मान कितना रखेंगे? 50 करोड़ रुपए प्लस सी का मान क्या आ गया? एमपीसी कितनी? इसे संक्षेप में सी भी कहते हैं। तो 0.8 गुणा आय का स्तर कितना दिया है? 4000 रुपए। ठीक है, तो 50 कितना है? ये 50 प्लस 0.8 किससे गुणा कर लेंगे? 8 32, क्या आ गया? 3 जीरो लगा लेंगे और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया करोड़। तो 3200 में 50 जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 3250 करोड़। 3250 करोड़। हमने कितने के बाद धन लगाया? 1 के बाद लगाया, तो 3250 करोड़ रुपए, ये दोनों जुड़ करके आ गया। तो ये क्या आ गई? हमारी प्रत्याशी समस्त मांग आ गई है। लेकिन उसने आगे प्रश्न हमसे मालूम किया था, यह भी बताइए कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है या नहीं है। तो अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो आय का स्तर है वह 4000 करोड़ है।
लेकिन मांग कितनी है? मांग है हमारे पास, कम है मांग, और आय का स्तर क्या है हमारा? ज्यादा है। मांग हमारी क्या है? कम है। तो देखिएगा यहां प्रत्याशित समस्त मांग कितनी है? प्रत्याशित समस्त मांग कितनी है? 3250 करोड़ रुपए। आय का स्तर कितना है? 4000 करोड़ रुपए। यह स्थिति संतुलन की स्थिति नहीं है। तो क्या करेंगे? क्यों नहीं है? क्योंकि एडी जो समस्त मांग है वह कम है एएस से, समस्त पूर्ति से। मतलब पूर्ति कितनी है? आय का स्तर कितना है? इसे को हम एएस भी कह सकते हैं। समझ नहीं दे होता, समस्त पूर्ति, पूर्ति तो आय से होगी, तो पूर्ति है आपकी कितनी है? 4000। तो क्या हुआ? यानी कि हम यहाँ एएस भी लिख सकते हैं और यहाँ वाई भी लिख सकते हैं, चाहे आप उसको एएस भी लिख सकते हैं। समस्त पूर्ति समस्त मांग से क्या है? वो समस्त पूर्ति अधिक है और समस्त मांग क्या है? कम है। तो अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं होगी। संतुलन में कब होगी? जब एडी इक्वल टू हो जाएगा वाई के, यानी कि एएस के, समस्त मांग समस्त पूर्ति के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यानी कि नहीं है। कारण बताइए क्या कारण है? क्योंकि आय का स्तर अधिक है और मांग क्या है? कम है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन है इसके बाद, प्रभावी मांग क्या है? प्रश्न है प्रभावी मांग प्रश्न है प्रभावी मांग क्या है? जब अंतिम वस्तु की कीमत अंतिम वस्तुओं की कीमत और ब्याज की दर दी हुई हो तब आप स्वायत्त व्यय गुणक कैसे प्राप्त करेंगे? गुणक कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो चलिएगा ध्यान दें। प्रभावी मांग सबसे पहले हम समझना चाहेंगे। इसमें प्रभावी मांग, प्रभावी मांग किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले हमें समझना है। तो देखिएगा, कुल मांग का वह स्तर, इसको पहले हम ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं, ध्यान देंगे। कुल मांग का वह स्तर, कुल मांग का वह स्तर जिस पर कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होती है, कुल
मांग के बराबर होती है, प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। तो चलिए आइए ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है, समझने की जरूरत है बस। कुल मांग का वह स्तर जिस पर कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होती है। अगर ऐसी मांग जहां पर कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर हो जाए, कुल पूर्ति कुल मांग के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे मैं एक चित्र के माध्यम से यहां समझा सकता हूं। ये मान लीजिएगा एक्स एक्स और वाई एक्स है, ये कुल मांग है और ये क्या है, कुल पूर्ति है। ये डिमांड रेखा है और ये सप्लाई रेखा है। कुल डिमांड रेखा कुल सप्लाई रेखा को जिस बिंदु पर काटती है, यह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। यानी कि इस बिंदु पर कौन सी मांग होगी, प्रभावपूर्ण मांग होगी। यानी कि प्रभावपूर्ण मांग वह है जहां पर कुल मांग समस्त पूर्ति रेखा को जिस बिंदु पर काटती है, तो वह